मिस ऋषिता और आज मेरे चैनल को देख रहे हो तुम लोग। ये है लेक्चर नंबर 2। कितना है? लेक्चर नंबर 2 है। किसका? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हमारा जेनेटिक्स का पार्ट 2 है। हमने पहले बता दिया था कि इस पार्ट से बोर्ड यूनिट पे 28 मार्क्स आता है और नीट यूनिट में शायद 16 मार्क्स आता है। आई विल मेक श्योर इट अगेन। तो हम लोगों ने लास्ट डे शारगाफ तक एक्सप्लेन करके छोड़ दिया था। ये भी बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए होता क्यों है। आज हम लोग करेंगे एक फॉर्मूला। ऐसे न्यूमेरिकल्स ना बोर्ड्स में और नीट में देना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है कि यहाँ पे पूछा है तुमको नंबर ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, डीएस लीनियर डीएनए। ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए है, ठीक है, जिसके पास 100 बेस पेयर है, ठीक है। अब मेरे पास इतना क्या पता है कि मेरे पास ए और टी इज इक्वल टू जी प्लस सी। यही तो शारगाफ ने बताया था, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस टी इज इक्वल टू 100, जी प्लस सी इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे मिल गया। न्यूक्लियोटाइड और बेसेस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जनरली जब न्यूक्लियोटाइड या बेस निकालते हैं तब जितना बेस पेयर रहता है इंटू 2 कर देंगे तो 200 हो जाएगा हमारा इधर। तो 200 बेस पेयर हमें मिल गए। एक फॉर्मूला जो हमें यहाँ पे बतानी थी मेनली कि जो नंबर ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं मीन्स नंबर ऑफ ग्लाइकोसाइडिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सिंपल सी बात है कि अगर न्यूक्लियोटाइड मेरा 200 है तो ग्लाइकोसाइड भी तो 200 ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितना होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के लिए हम लोग उसको n-2 कर देंगे। क्या कर देंगे? n-2। मेरा n था 100 और मैंने उसको जब इस फॉर्मूले पे पुट किया तब मेरा 200 आया। अब मैं 200 - 2 कर दूँ तो मेरा 198 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आ गया। तो ऐसे जेनेटिक न्यूमेरिकल्स आते जाते रहते हैं इस चैप्टर में। यहाँ से जनरली शारगाफ के ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। तो आई होप यू कैन डू इट बिकॉज यू नो हाउ टू डू इट। सेकेंड क्वेश्चन आई एम कमिंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड विथ डीएस सर्कुलर डीएनए विथ 100 बेस पेयर। फिर से देखो 100 बेस पेयर दिया। तो अब हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड जितना होगा n-2 कर लेंगे तो n-2 अगर कर लेंगे तो 100 × 2 हो जाएगा। मेरा 200 हो गया। ये तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के लिए कहाँ पे क्या फॉर्मूला बैठेगा ये ज़रा बता देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं। सॉरी, स्क्रीन घूम गया। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो, जो मेरा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके लिए n-1 होगा। जो मेरा डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए है उसके लिए n-2 होगा। जो मेरा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके लिए n, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके लिए भी n, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पे कौन सी फॉर्मूला बिठाएंगे ताकि हमारा जो शारगाफ इक्वेशंस है वो टोटली प्रूफ हो जाए। याद रखें कि बोर्ड्स के टाइम पे पूरा डिटेल में लिखना है जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इतनी ही डिटेल में लिखोगे तब जाके तुम्हें शायद 2 मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? तो नेक्स्ट हाँ, पैकेजिंग ऑफ डीएनए पे आते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट के लिए डिफरेंट होता है, यूकैरियोट के लिए डिफरेंट होता है। तो पहले तो मैं एक बात बता दूँ कि ये प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो एब्सेंट रहता है। तो डीएनए इज प्रेजेंट इन द रीजन कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। ये तो पहली चीज़ है जो हमें प्रोकैरियोट के बारे में जाननी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट रहता है, मेरा जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। मेरा न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। तो देखो प्रोकैरियोट में यहाँ पे ई कोलाई पे बेस पेयर मैंने कितने लिखे? 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर, ठीक है। हर एक के बीच में, हर एक स्ट्रैंड के बीच में यहाँ पे मेरे 0.34 nm का एक गैप है। मतलब कि एक एक बेस पेयर के बीच में मेरा 0.34 nm का गैप है। If the length of the DNA is double helix in a typical mammalian cell is calculated, total number of base pair is into distance between the consecutive pair. Number of base pair लेंगे मतलब n लेंगे into क्या लेंगे? distance between the consecutive pair। मतलब distance कितना है? सोचो मेरा 0.34 डिस्टेंस है ये मेरा और मैंने ले लिया 2। सोचो मेरा बेस पेयर 2 है तो वही होगा मेरा आंसर, ठीक है। ऐसे हमें कैलकुलेट करना है। तो लेंथ ऑफ द प्रोकैरियोटिक डीएनए, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे जितने सारे बेस पेयर उसके साथ मेरा डिस्टेंस, उससे मेरा जो आंसर निकला वो होगा मेरा लेंथ ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए, ठीक है। पैकेजिंग के केस पे NHP नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स रहते हैं, डीएनए एसिडिक हो जाता है और इस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को हम लोग पॉलीएमाइंस भी बोल सकते हैं। तो इतनी सी बात हमें पता चली। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं यहाँ हमें पता चलता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास यहाँ पे
नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स 2 दिख रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास आ गया न्यूक्लियड। न्यूक्लियड मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोक्रोमोसोम या तो जीनोफोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट्स रहते हैं, इसके साथ एक न्यूक्लियड रहता है, न्यूक्लियड को मैंने बोल दिया जीनोफोर या प्रोक्रोमोसोम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यूकैरियोट। यूकैरियोट में क्या होता है जनरली, यूकैरियोट में बहुत कुछ होता है मैम, ठीक है। देखते क्या होता है। नंबर ऑफ बेस पेयर जो है मेरा 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। अरे क्या बात कर रहे हो, तुमने तो 3.3 कहा था। अरे वो तो हैप्लॉइड कहा था ना, हैप्लॉइड के लिए मैंने 3.3 कहा था कि नहीं, तो डिप्लॉइड के लिए तो मेरा हो गया ना 6.6। यही गलती बहुत लोग करते हैं। इवन कल भी मुझे एक मैसेज आया कि ऐसी गलतियाँ हो रही हैं, तो मैंने सोचा इस बार में थोड़ा सा कंसर्न मार देते ताकि तुम लोग को याद रहे। मैंने वहाँ पे भी कहा था, यहाँ पे भी कह रही हूँ, लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखा है चैनल पे जाओ देख के आओ। जो लेक्चर नंबर 1 है वहाँ पे भी मैंने कहा था कि मुझे बेस पेयर को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड प्राणी हैं, हम लोग हैप्लॉयड प्राणी नहीं हैं, ठीक है। फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितना होगा, 0.3 nm। ये तो पहले ही बोल दिया, डीएनए पैकेजिंग का पहले ही बोल दिया हम लोगों ने। फिर क्या है, लेंथ ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए कैसे होगा, फिर से वही बात हो गई, बेस पेयर इनटू मेरा लेंथ जो है, उससे हम लोग को पता चलेगा कि लेंथ ऑफ द डीएनए क्या होगा। और ये लेंथ ऑफ द डीएनए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेंथ ऑफ द डीएनए तुमको डायरेक्ट नीट में पूछ सकता है ना, इसीलिए ये जान के रखना इंपॉर्टेंट है। कुछ याद रखो ना रखो, पर ये वाला याद रखना है। पर अगर याद नहीं हो सके तो 6.6 × 10⁹ इंटू 0.34 nm, ये तो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि डीएनए का बेस पेयर कितना होता है, और हमें ये तो पता ही रहेगा, हमें तो ये पता ही रहेगा कि 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, ये तो हमें पता ही रहेगा ना, इसीलिए ये करना ईजी हो जाएगा। अच्छा, प्रोटीन्स की बात हो रही है, देखो यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटीन्स की बात हो रही है, एक हो रही है हिस्टोन प्रोटीन की बात, दूसरी हो रही है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की बात। जो हिस्टोन प्रोटीन्स है ना, ये बेसिक पॉजिटिव प्रोटीन्स होते हैं। इसमें आता है मेरे HI, H2A, H2B, H3, H4, ठीक है, ये सब आते हैं मेरे। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मेरा होता है एसिडिक, यानी कि नेगेटिव होता है मेरा, और इसमें स्कैटफोल्ड प्रोटीन्स आते हैं। ये प्रोटीन डीएनए कॉइलिंग में हेल्प करता है। देखो देखो देखो, मैंने पहले बोल दिया, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया ताकि याद रहे, ये प्रोटीन्स डीएनए कॉइलिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस तो कतई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर आते हैं डीएनए पैकेजिंग में, मतलब मेन डीएनए पैकेजिंग मेरा कैसे हो रहा है। अब ये जो देखो, मैंने ये जो हिस्टोन्स प्रोटीन मैंने बोला H1, 2A, 2B, H3, H4, इन सबको अगर मैं एक साथ रखूँ कि H2A, 2B, H3, H4, अगर इन दोनों को एक साथ रख मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 8 आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा जो हिस्टोन कोर है ना न्यूक्लियोसोम का, उसको देखो पॉजिटिव चार्जेस घिरे हुए हैं और उसको बाइंड भी करके रखा है, बाइंड भी करके रखा है कि नहीं, बाइंड भी करके रखा है उसको। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा नया बॉडी, ये मेरा नया बॉडी हो गया, ठीक है। और ये मेरी बॉडी जिसने मेरे को कॉइल करके रखा है, बिकॉज मैंने क्या किया है, मैंने ऑक्टर कोनर हिस्टोन्स बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम जो है वो 200 बेस पेयर का हो गया है। न्यूक्लियोसोम क्या है, वो 200 बेस पेयर का हो गया है इस मोमेंट पे। इसका मतलब क्या है कि हम लोग उसको 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितना लिख सकते हैं, 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियोसोम 200 का होता है, तो इसीलिए हम उसको 1/3 लिख सकते हैं। एक होगा मेरा टर्न कंप्लीट, एक होगा मेरा टर्न इनकम्प्लीट। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, अरे यार हाँ जूम कर देती हूँ। ये एक टर्न कंप्लीट हुआ, एक टर्न इनकम्प्लीट हुआ, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे देखते हैं। अच्छा, ये लोग अरेंज्ड कैसे रहते हैं, बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि ये लोग अरेंज कैसे रहते हैं। देखो एनसीईआरटी बोलेगा तुमको बीट्स ऑन स्ट्रिंग, पर उसको दिखाना भी तो ज़रूरी है। सोचो ये है मेरा, और इसमें मैंने ऐसे 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 देती गई। इसको बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग। तो इतने सारे रहेंगे मेरे एक के ऊपर एक, ठीक है, इतने सारे क्रोमैटिन्स रहेंगे, तब होगा मेरे न्यूक्लियोसोम से डीएनए पैकेजिंग। क्या होगा, मेरा न्यूक्लियोसोम से डीएनए पैकेजिंग होगा, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग याद रखेंगे, क्या है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग है, ठीक है। ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ढूंढ लेना जाके, बीट्स ऑन स्ट्रिंग है, ठीक है। अब देखो ये वाली पिक्चर जो कि जेनेटिक्स के फर्स्ट में भी पढ़ाई जाती है और कभी कभी मॉलिक्यूलर बेसिस में भी पढ़ाई जाती है, मेनली तो वहीं पे पढ़ाई जाती है। ये मेरा है न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये क्या था, ये क्या मैंने अभी मैंने क्या ड्राइंग किया, ये क्या ड्राइंग किया मैंने, न्यूक्लियोसोम ड्राइंग किया, ठीक है। ये मेरा न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, ये ही न्यूक्लियोसोम अपना शेप चेंज करके एक सोलेनॉइड जैसा शेप ले रहा है। देखा है ना सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड
जिससे हम वायर पास करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट निकलता है, इधर उधर जाता है फिजिक्स में। आप कौन से चैप्टर में हो वो कमेंट में बताओ, वरना मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाली हूँ कौन से चैप्टर से है सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड है ये। सोलेनॉइड से मेरा क्या बन जाता है, क्रोमैटिन बन जाता है। जो लोग 11th के हैं और जो ये वाला चैप्टर देख रहे हैं, मैं पहले से बोल दे रही हूँ, ये चैप्टर तभी देखो अगर तुम्हारे पास अभी टाइम है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम 11th की प्रिपरेशन करो, उसके लिए वीडियोज़ आ जाएंगे, डोंट वरी। तो ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड से क्या बन गया, क्रोमैटिन बन गया। ठीक है, अब ये क्या देखो, ये तो सोलेनॉइड था, इसको शांति नहीं हुई, इसको बोली कि मैं और ज़्यादा कॉइल करूँगी, तो ये बन गया सुपर सोलेनॉइड। देख रहे हो, सुपर सोलेनॉइड बन गया, तो ये सुपर सोलेनॉइड हो गया मेरा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ, फाइनली इतने कुछ करने के बाद वो बन गया क्रोमोजोम। ये है मेरा क्रोमोजोम। ठीक है, इसमें भी बीज हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, इसमें बीज हैं, वो लोग प्रेजेंट है बट बहुत छोटे छोटे हैं, इसीलिए उतना दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये है मेरा कंप्लीट क्रोमोजोम। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट क्रोमोजोम है। तो ये वाला फिगर बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। ये वाला पेज भी हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग को क्या दिया हुआ है, नॉन डिवाइडिंग सेल। अच्छा, नॉन डिवाइडिंग सेल क्या होता है, अब वो बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो थ्रेड और स्ट्रेन है, मतलब यहाँ पे जो थ्रेड है ना, वो स्ट्रेन बनता है, जो कि एक क्रोमा बनता है, एक टीन बनता है। तो ये बात हली बड़ी याद रखनी पड़ेगी। हाँ, ये नॉन डिवाइडिंग सेल के लिए सब है, एप्लीकेबल है। फिर से और एक बात रिमाइंडर में बोलती हूँ कि अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ के ये चैप्टर देख रहे हो तो प्लीज़ जाके एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि अब ये मत बोलना कि मेरे को एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर तुम इस वाले वीडियो को देखने आ रहे हो तो इतने सारे सेगमेंट्स हैं, तुमको देखते देखते तो शाम हो ही जाएगी। तो एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते तुमको शाम तो होगी नहीं, तो तुम एनसीईआरटी पढ़ के फिर देख लो, तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही बढ़िया रहेगा ना, वही बात कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो चलो ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारा क्या हुआ, डीएनए पैकेजिंग कंप्लीट हो गया। पर यहाँ पे 2 पॉइंट्स मुझे याद दिलाना है। एक पॉइंट है कि द क्रोमैटिन इज पैक्ड टू फॉर्म द सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, जो कि 30 नैनोमीटर का होता है। यहाँ पे शायद मैंने ऐड नहीं किया, ये वाला 30 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, ये 30 नैनोमीटर का होता है। और दूसरा है कि फॉर द सुपर कॉइलिंग फॉर्म्स अ लूप स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्रोमैटिन फाइबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। अगर कोई नोट कर रहा है अपनी कॉपी में ये पूरा नोट, तो ये तुम नोट करके रख लेना एक्स्ट्रा में। मैं जब पूरा अपलोड करूँगी पीडीएफ तब तुमको वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलो हो गया ये वाला। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम जो मेरा बन रहा है वो कौन से स्टेज में बन रहा है सेल का। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये 11th वालों को पता है, 12th वालों को भी पता है, पर 12th वाले अगर भूल गए तो मैं याद दिला दूँ कि ये एम फेज़ में बनता है। कौन से फेज़ में बनता है, एम फेज़ में बनता है। ठीक है, एम फेज़ में बनता है। एंड पैकेजिंग ऑफ द क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स NHC प्रोटीन। NHC प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो मेरा डीएनए पैकेजिंग फाइनली ख़त्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है ये सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अच्छा ये वाला जो है वो लाइट स्ट्रेंड और डीप स्ट्रेंड के लिए है। यहाँ पे देखो 2 टाइप के, देखो यहाँ पे हमारा जो क्रोमैटिन बन रहा है ना, ये क्रोमैटिन जब बन रहा है यहाँ पे हमारे 2 टाइप्स के दिखेंगे। थोड़ा और जूम करती हूँ तब समझ में आएगा। मुझे नहीं पता तुम लोगों को दिख रहा है या नहीं, मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, फिर तुम लोग देखो क्या तुम लोगों को 2 टाइप के ग्रीन कलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। एक इधर लाइट है, ये वाला लाइट है, ये वाला डार्क है। क्या दिख रहा है तुम लोगों को, अच्छे से देखो। मैंने यहाँ से डिवाइड किया है, यहाँ से डिवाइड किया है मैंने, यहाँ से डिवाइड कर दिया है मैंने, यहाँ से। आई होप तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, तो जो लाइट वाला है उसको हम लोग यूक्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन 2 टाइप्स के होते हैं ना, तो एक को हम लोग यूक्रोमैटिन कह रहे हैं जो कि लाइट स्ट्रैंडेड है। ठीक है, मैंने गलती कर दी, मुझे ना इंक चेंज करना चाहिए था। अच्छा, यूक्रोमैटिन जो है ना वो मैं रेड से दिखा रही हूँ, और जो हेट्रोक्रोमैटिन है ना वो मैं डार्क ग्रीन से दिखाऊंगी। हाँ, तो ये मेरा यूक्रोमैटिन है जो कि लाइट स्ट्रेंड है और लूज़ है। ये कैटे में कैसा लूज़ है, ये लूज़ है, ये ज़्यादा नहीं मतलब क्या करता है, ये एक्टिव रहता है जनरली, इनएक्टिव नहीं हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन जब होती है ना तब लाइट स्ट्रेंड वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जबकि जो डार्क स्ट्रेन वाले हैं वो टाइट रहते हैं। अब टाइट वाला काम कर पाएगा सही से, ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। वो लोग इनएक्टिव होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन वाले इनएक्टिव होते हैं। वही देखो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, वो इनएक्टिव है, ये एक्टिव है। अच्छा, ये हेट्रोक्रोमैटिन किधर है, ये
जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आई विल प्रेफर डोंट यूज़ द ग्रीन इंक फॉर द सेम वन, यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक सो दैट इट विल गिव यू अ प्रिविलेज टू अंडरस्टैंड। ओके, प्लीज़ यूज़ मत करना, कोई और इंक यूज़ करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है मेरा हेटेरोक्रोमैटिन जो कि डार्क स्ट्रेंड है, जो टाइट है। टाइट क्यों है मैंने पहले बोल दिया कि ये लोग टाइटली एक्टिव रहते हैं, ठीक है। अब ये इनएक्टिव हो जाते हैं नेचर में क्योंकि ये टाइट है, तो ये एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन हल्के में तो कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए दे आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ट्रांसक्रिप्शनली ये है एक्टिव, ये है इनएक्टिव, बस यही था इस डायग्राम में समझाने लायक, ठीक है। तो ये वाली डायग्राम हम लोग की हो गई कंप्लीट। अब फाइनली वी आर कमिंग टू द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कितना टाइम लग गया यार सर्च में आने के लिए हम लोग को। चलो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रहता है। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था, 1928 में दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें क्या पता चला था? हमें पता चला था कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। हमें पता चला था डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करना किसके ऊपर था कि हमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया चाहिए था और डिप्लोकोकस मोनोटेरियल चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का 2 स्ट्रेन्स मिला है। एक है एस स्ट्रेन जो कि स्मूथ है और आर स्ट्रेन जो कि रफ है। वो तो नाम देख के पता चल रहा है क्योंकि एस मतलब स्मूथ और आर मतलब रफ होता है। यहाँ पे हमें पैथोजेनिक विरुलेंट मिल गया, यहाँ पे हमें नॉन पैथोजेनिक विरुलेंट मिल गया। किसी को अगर नहीं पता है कि पैथोजन विरुलेंट चीज़ क्या होती है, तो जनरली पैथोजन विरुलेंट ये चीज़ होती है ना, डिजीज़ कॉजिंग पावर, डिजीज़ कॉजिंग पावर, उसी को हम लोग पैथोजन विरुलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पैथोजन विरुलेंट है, ये पैथोजन विरुलेंट नहीं है। तो हम हमेशा जब भी आर स्ट्रेन को देखेंगे इसका मतलब है कि ये मेरा कोई भी डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ये कोई भी डिजीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम, ओके। तो समझ में आ गया। इसके लिए इसमें देखो बैरियर है, इसमें बैरियर नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि ये मेरा डिजीज़ करेगा, यही मेरा डिजीज़ करेगा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं मेन एक्सपेरिमेंट क्या होता है। पहले एक चूहा, हम लोगों ने एक चूहा लिया। चूहा बहुत फनी दिखता है, पता नहीं क्यों। ये चूहा लिया हम लोगों ने, ये चूहे मामा को मैंने क्या किया, पहले ना मैंने इसको क्या दे दिया, एस्ट्रेन दे दिया। एस्ट्रेन क्या करता है? डिजीज़ करता है, मैंने अभी अभी बोला डिजीज़ करता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, मर गया, उसको डिजीज़ मिला, वो मर गया, ठीक है। अब मैंने उसी चूहे मामा को फिर से क्या किया, आर स्ट्रेन दे दिया, ठीक है। आर स्ट्रेन दे दिया तो क्या होगा, इसमें तो डिजीज़ फॉर्म नहीं होगा, मैंने तो पहले बोल दिया इसमें डिजीज़ फॉर्म नहीं होता। तो क्या होगा, माइस सर्वाइव कर गया। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है, ये समझ आ रहा है? आई होप तुम्हें समझ आएगा, श्योरली समझ आएगा, ठीक है। अब देखो एस्ट्रेन के साथ अगर हीट किल्ड दिया, मतलब क्या किया मैंने, एस्ट्रेन तो दे दिया, मैंने एस्ट्रेन दे दिया, हाँ, उसको क्या किया मैंने, हीट दिया, हीट दे के मैंने किल कर दिया उसके अंदर जो भी था। तो वो अगर मैं माइस को दूँ तो माइस बचेगा ना। अगर तुमको अचानक से मम्मी आके प्रोटोजोआ वाला वायरस जो है वो मम्मी ने तुमको गर्म करके पानी के अंदर दिया खाने के लिए, ले ले तू खा ले, तू आज मरेगा या नहीं मेरे को देखना है। तो अगर उसने हीट कर दिया तो प्रोटोजोआ वाला वायरस मर गया, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं वो मर गया। तो अगर वो मर गया और वो पानी तुमने फिर भी पी लिया तो क्या तुम मरने वाले हो? नहीं, तो फिर वो कैसे मरेगा? एस्ट्रेन दिया मैंने, उसको मैंने हीट किल्ड कर दिया और मैंने उसको माइस में इंजेक्ट कर दिया, तो माइस तो बच गया, माइस बच गया, है ना। अच्छा अब मैंने क्या किया, देखो एस्ट्रेन को मैंने हीट तो किया, उसके साथ मैंने लाइव आर स्ट्रेन दे दिया, ठीक है। एस्ट्रेन को हीट किया, उसके साथ मैंने लाइव आर स्ट्रेन दे दिया। अब ये क्या कर सकता है, ये जब दोनों एक साथ आ गए ना, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, इन्होंने बना ली रिएक्शन। अब ये जो नहीं कर सकता था इसने वही कर दिया, इसने डिजीज़ कॉज कर दिया। इसने सिर्फ डिजीज़ ही कॉज नहीं किया, उसने उसको मार भी दिया, वो मर गया क्योंकि यहाँ पे दोनों की अलग अलग रिएक्शन हो गई। क्योंकि ये तो ज़िंदा था ना, ये तो अपने आप को पावर ले सकता था ना, तो इसीलिए इसने उसको मार दिया। ऐसा देख के लगा ना, ये वाला देख के लगा ना कि ये भी बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रेन है और फिर आर स्ट्रेन घुसेगा तो क्या ही हो जाएगा। पर जब एस्ट्रेन और आर स्ट्रेन एक साथ काम कर रहा है तब माइस मर जा रहा है।
और इसी को ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। इसी को ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। यहाँ पे जो S और R था ना, यहाँ पे R क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म टू S हो गया, ये उसमें बदल गया। ठीक है, अब इसका भी एग्जांपल देते हैं। चलो, तुम्हारा एक दोस्त इधर आया है और तुम भी उधर से आए हो और तुम दोनों को कहीं पे जाना है। ठीक है, अब तुम्हारा दोस्त क्या हुआ, तुम्हारी दोस्त की लड़ाई हो गई और तुम्हारा दोस्त सोचा कि भाई मेरी तो लड़ाई हो गई पर मेरे पास बॉडी तो है नहीं, तेरे पास है बॉडी। ठीक है, तो अब सोचो वो क्या हुआ, तुम लोग वहाँ पे गए और उसमें क्या हुआ, तुम्हारी है बॉडी। ठीक है, और तुमको वो लोग ढाई ढाई करके मारने लगे। ठीक है, मेरा कर्सर देखना, तुम्हारी बॉडी है और तुमको यहाँ पे ढाई ढाई करके सब मारने लगे। हाँ, तो अब क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त देख रहा है यार वो तो मेरी वजह से मार खा रहा है ना। तो उसमें क्या हुआ, तुमने उसको थोड़ी सी पावर दी कि तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है। हाँ, उसने क्या किया, उसने तुमको पावर दी कि तुम भी कर सकते हो। तो तुम्हारा क्या हुआ, तुम पूरा जागृत हो गए कि आज तो इन लोगों को मार ही देंगे। अरे यार आज तो इन लोग को मार ही देंगे। तो तुम क्या बन गए, तुम बहुत ज़्यादा क्या बन गए, तुम गुस्से वाले बन गए। तुमने क्या किया, अपनी बॉडी का प्रयोग किया और तुमने सबको मार दिया, माइस भी मर गया। जो ये स्टोरी टाइम और ये एग्जाम्पल बहुत फालतू था, मेरे दिमाग में अभी अभी समझाया कि यार कुछ एग्जाम्पल देना है ना इन लोगों को, तो मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे दिया तुम लोगों को। पर रियलिटी यही है कि एस ट्रेन आर ट्रेन को सपोर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, तब जाके ये माइस मरता है। और इसी को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं जो ग्रिफिथ ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसके बारे में 3 लोगों ने काम किया, एक है एवरी, एक है मेलोडी और एक है मैकार्टी। ठीक है, 3 लोगों ने काम किया वहाँ पे। एवरी ने क्या बोला, एवरी ने क्या किया, टेस्ट ट्यूब फॉर्मेशन ले लिया। ये पूरा जो चीज़ तुमको दिख रहा है ये टेस्ट ट्यूब में चल रहा है। ठीक है, उसने क्या किया, प्रोटीन में उसने एस्ट्रेन ले लिया। प्रोटीन में अगर एस्ट्रेन ले लिया तो नहीं होगा, अगर उसने आरएनए पे एस्ट्रेन ले लिया फिर भी नहीं होगा, क्योंकि वो मारता चला जाएगा। अगर वो डीएनए पे एस्ट्रेन ले लिया, डबल स्टैंडर्ड है उसके ऊपर एस्ट्रेन ले लिया, एक वेरिएंट को तो मार देगा, दूसरे को कैसे मारेगा। तो ये हो गया, ये अप्रूव हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, डीएनए ऑफ एस्ट्रेन डीएनए ले लिया, उसमें भी नहीं होगा, डबल डबल रिएक्शन हो जा रहा है मेरा, है कि नहीं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल से हमें क्या पता चला, डीएनए इज माई जेनेटिक मटेरियल, हमें यही पता चला ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल से। ठीक है, कि डीएनए जो है मेरा वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, यही हमें पता चला। क्या बात है, बड़ा मज़ा आया ना स्टोरी टाइम में। चलो और भी स्टोरियाँ बनाएंगे हम लोग। अब आते हैं यूनिफोकल पार्ट ऑफ द डीएनए एज अ जेनेटर क्या बोल रही हूँ मैं, जेनेटिक मटेरियल। मेरा दिमाग ख़राब हो गया है आज। यूनिफोकल पार्ट ऑफ द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब यह है ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ये किसने किया, ये किया मेरे फेवरेट हर्शीज और चेज ने। ठीक है, उन्होंने 1952 में ये वाला रिएक्शन किया। यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे उन्होंने बैक्टीरियोफेज के ऊपर काम किया जो कि एक वायरस है। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज का देखो ये वाला पार्ट है, उसका प्रोटीन पार्ट दिखाया गया है, ये हो उसका क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्राइंग भी कर दिया ताकि समझने में ईजी हो। अब एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है। यहाँ पे देखो प्रोटीन लेवलिंग है, यहाँ पे S35 दिया गया है, यहाँ पे 32P दिया गया है। ठीक है, समझ तो आ ही रहा है देख के। तो एक बात यहाँ पे जो जानने वाली है, ओ माय गॉड यहाँ पे वेदर थोड़ा ख़राब है। जो बात यहाँ पे मेनली फोकस करने वाली है वो ये है कि सम बैक्टीरियोफेज वायरस वर ग्रोन, वो तो हमें दिख रहा है ना, ग्रो किया गया है, पर मीडियम क्या है वो सुनो। एक था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, कौन था, ये वाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था ये, और एक था रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए, मतलब दूसरा मीडियम था रेडियो एक्टिव सल्फर, एक था रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा दिखा दिया कि ये वाला मेरा होता रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और ये है मेरा सल्फर। ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर है मेरा, सॉरी मैंने उल्टा दिखा दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब viruses are grown in presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA। मतलब सिंपल सी बात है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, वायरस को ग्रो किया है इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के प्रेजेंस में वो इसको ग्रो करवाने वाले हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट है और इसको कहाँ पे ग्रो करवाएंगे, वायरसेस यहाँ पे ग्रो होंगे रेडियो एक्टिव सल्फर में, जिसमें प्रोटीन है। यहाँ पे मैंने प्रोटीन लेवलिंग देखा है, यहाँ पे मैंने डीएनए लेवलिंग देखा है। ठीक है,
इसका मतलब है कि इसको डीएनए के प्रेजेंस में किया जाएगा, इसको प्रोटीन के प्रेजेंस में किया जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? गुड। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे चचा और ये चचा अभी एक्सपेरिमेंट में जाने वाला है। ठीक है, तो बोथ द रेडियो एक्टिव वायरसेस टाइप्स आर अलाउड टू इन्फेक्ट ई कोलाई सेपरेटली। तो बलि का बकरा कौन बना? ई कोलाई बन गया, या तो बैक्टीरिया फाज, कोई भी बन सकता है। मैंने अभी बैक्टीरिया फाज लिया तो बैक्टीरिया मेरा बलि का बकरा। ठीक है देखो फिर पहले क्या हुआ, तो पहले करवाएगी इन्फेक्शन के बाद क्या हुआ, ये जो सेल्स है they gently agitated in blender to remove the viral coats from the बैक्टीरिया बोलो या वायरस बोलो, जो भी बोलो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन लोगों का जनरल कोट जो है ना इन्फेक्शन के बाद, वो उन लोगों का आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद होगा ब्लेंडिंग और एगिटेशन, जो कि मैंने बोल दिया अभी भी। एगिटेट किया गया, उनके वायरल कोट्स बाहर आ गए, इन्फेक्शन हुआ, वहाँ से ब्लेंडिंग एगिटेशन हुआ, वहाँ से इन लोगों का जो जनरल कोट था वो बाहर आ गया। ठीक है, समझ तो आ ही रहा है। फिर कल्चर किया गया, जिसे सेंट्रीफ्यूगेशन कहा गया। हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन कहा गया। इसने क्या किया, जो वाइटल पार्टिकल्स थे ना उनको सेपरेट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे वाइटल पार्टिकल को सेपरेट करके यहाँ पे उन लोगों ने पैलेट बना लिया, जो कि बैक्टीरिया है, और यहाँ पे दूसरा वाला सेपरेट हो गया, जो कि सुपरनेटेंट बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल ने क्या किया, पूरे एलिमेंट्स को इधर उधर डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया उन दोनों को। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम लोग को क्या मिला, ओनली रेडियोएक्टिव 32P was found to be association with the cells, whereas the radioactive 35S was only found in the surrounding medium, not in the bacterial cell. इन लोगों को सिर्फ वहाँ पे P35 मिला, सॉरी हाँ यही है P35, इन लोगों को सिर्फ वहाँ पे P35 मिला। ये जो था ये तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मिल गया, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मिल गया। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, दैट डीएनए एंड नॉट प्रोटीन कोड एंटर इन द बैक्टीरियल सेल, कोई भी प्रोटीन कोड नहीं था बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, और क्या प्रूव कर रहा है, दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल विच इज पास्ड फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया एंड नॉट फ्रॉम द प्रोटीन। तो प्रोटीन को सब जो जेनेटिक मटेरियल सोचते थे ना, जब डीएनए नहीं आया था बच्चों, तब ना प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल सोचा जाता था। तो इस कॉन्सेप्ट को गिराने के लिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, आई होप अगर इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे श्योरली बताना, क्योंकि ये पार्ट में कभी कभी खुद ही बोलते बोलते कंफ्यूज हो गई। कोई नहीं, होती है गलती, सबसे होती है, हमसे भी होती है, तो गलतियों को माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ, है ना। आई होप तुम मुझे भी माफ़ कर दो तो यहाँ पे थोड़ा सा डीएनए आरएनए का डिफरेंस देख लेते हैं। देखो ये तो बहुत कॉमन डिफरेंस है जो क्लास 10 से पढ़ते आए हैं। डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, डीएनए लेस रिएक्टिव होता है, आरएनए मोर रिएक्टिव होता है ना। डीऑक्सीराइबोज होता है डीएनए, ये राइबोज होता है, और चेंज कहाँ पे रहता है, सेकेंड कार्बन में चेंज रहता है। किसका रहता है, OH का चेंज रहता है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, इसमें थाइमीन का इधर उधर है, यहाँ पे यूरासिल का इधर उधर है। ठीक है, ये क्या है, इससे एंजाइम की तरह एक्ट नहीं करता है हर जगह पर, आरएनए हर जगह एंजाइम्स की तरह एक्ट करता है। इसमें क्या होती है, जो म्यूटेशन होती है वो बहुत स्लो हो जाती है या डिक्रीज़ कर जाती है, यहाँ पे म्यूटेशन फास्ट होती है या इंक्रीज़ कर जाती है। तो हमें एक प्रॉपर सा डीएनए आरएनए का क्या मिल गया, डिफरेंस मिल गया। तो ये अगर बोर्ड्स में आ जाए तो, और बोर्ड्स में अगर तुम ये वाला लिख के आ जाओ तो तुम्हें टीचर खुशी खुशी 5 दे देगा। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट में चलते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से बोली गई थी कि आरएनए जो है ना वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। अभी कुछ लोग बोलेंगे मैम आप मजाक कर रहे हो, हम लोग तो हमेशा डीएनए का जिक्र करते रहते हैं, बट रियलिटी एक्चुअली यही है कि आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। इससे एंजाइम्स बाहर निकलते हैं, ATP, CTP/IP, NADA, RNA, ARNA कैटलिस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो टेमन एंड बाल्टीमोर ने क्या बोला कि आरएनए से डीएनए बन सकता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से। ठीक है, और RWS रोसिकोकोरोना वायरस जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बन भी चुका है, जो कि HIV है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन HIV में हो सकता है, वो हम बोल सकते हैं उसको। ये क्या है, ये सेंट्रल डॉगमा वाला डायग्राम याद आ रहा है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन लोगों को निश्चय याद आ रहा है। ठीक है, निश्चय कौन है, निश्चय हाँ कोई यूट्यूबर है ना, हाँ है यूट्यूबर है, अगर तुम उसके फ़ैन हो तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। अब यहाँ पे काम कैसे होता है, देखो डीएनए खुद को रेप्लिकेशन कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेप्लिकेशन लिखा। डीएनए टू आरएनए कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन की मदद से बनता है। ठीक है,
अभी RNA टू प्रोटीन कैसे बनता है? ट्रांसलेशन की मदद से बनता है। पर अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं RNA से DNA कैसे बनाऊँ, वो कैसे करें? उसी को तो हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। वही तो बन जाएगा मेरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसकी एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं? हम HIV ले सकते हैं, ठीक है। उसके एग्जाम्पल के तौर पे हम HIV ले सकते हैं। यहाँ पे फ्लो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, मतलब ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। DNA क्या है? एक तो ऑटोकैटालिटिक होता है, एक तो हेटेरोकैटालिटिक होता है। ये दोनों पार्ट्स जान के रखना है, ठीक है। अब हो गया हम लोग का ये वाला पार्ट। अब DNA रेप्लिकेशन में आ जाता है। DNA क्या होता है? DNA का एक कार्बन कॉपी होता है ना। और DNA का ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर किसने बोला? वॉटसन एंड क्रिक ने बोला। मैंने वो भी लिख दिया है यहाँ पे। जो DNA का सेमी कंजर्वेटिव नेचर है ना, ये किसने बोला? ये वॉटसन एंड क्रिक ने बोल दिया, ठीक है। तो DNA कार्बन कॉपी है, प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म एंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। तो G1 जिसमें मुझे कितना लगता है? 20 पिकोग्राम लगता है। S में मुझे कितना लगता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर DNA डुप्लीकेशन 40 पिकोग्राम लगता है मेरे को। GT और M का अभी नहीं जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये वाला जो सिस्टम है ये समझाते हैं। फिर जब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात की गई थी, वहाँ पे हम लोग क्रोमोसोम लेवल की बात कर रहे थे, मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे थे। तो जब क्रोमोसोम लेवल की बात की तो यहाँ पे टेलर एट ऑल ने क्या किया? रूट्स ऑफ द वीसिया फावा लिया। क्या लिया? रूट्स ऑफ द वीसिया फावा। इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। 3H1 रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन दिया उन्होंने क्या किया? पहला हाइड्रोजन दिया। यहाँ पे देखो, स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड में कम लग रहा है, हाँ। फिर देखो दूसरे स्ट्रैंड में तो दोनों ही कम हो गया, ठीक है। फिर से नॉर्मल दिया, इसमें अब कोई स्ट्रैंड नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे उन्होंने क्या किया? मिसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या किया? 1958 में उन्होंने इकोलाई को लिया, उनको हेवी नाइट्रोजन में ग्रो किया गया, मतलब नाइट्रोजन 15 में, 15 सबसे हेवी नाइट्रोजन होता है। तो पहले क्या हुआ? पहले जब उन्होंने, थोड़ा जूम कर देती हूँ, पहले जब उन्होंने दिया तो दोनों स्ट्रैंड्स सिमिलर थे, ठीक है। तब लाइट NH2 था, ठीक है। तो उसके बाद जब फिर से 14N दिया गया, 14N मेरा लाइट है, 15N मेरा हेवी है, ठीक है। ये जान के रखना है। तो देखो मिक्स हो गया, ये सिर्फ वाइट था, इसमें वाइट पिंक आ गया, इसमें वाइट पिंक आ गया, मतलब ये हाइब्रिड बन गया सिंपल नेचर का, ठीक है। इसको जब फिर से मैंने 14N दिया तो देखो यहाँ पे क्या बना? एक तो बना मेरा हाइब्रिड जिसमें है हेवी, एक मेरा दूसरा हाइब्रिड बना जो कि है लाइट, और यहाँ पे मेरे दो लाइट बन गए, है कि नहीं। यहाँ पे मेरे डबल स्ट्राइप पड़ गए, ठीक है। यहाँ पे मेरा सिंगल स्ट्राइप पड़ा, यहाँ पे भी मेरा कॉर्नर में सिंगल स्ट्राइप पड़ा, तो यहाँ पे डबल स्ट्राइप पड़ गया मेरा। ये उन्होंने कहा था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए, ठीक है। हाइब्रिड DNA के अगर परसेंटेज पूछे जाए तो हम लोग कैसे बताएंगे परसेंटेज? पहला है तो लाइट का परसेंटेज लेंगे हम लोग, फिर हेवी का लेंगे, फिर हाइब्रिड का लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 14N से, वो 14N से जब डिवाइड हो रहा है तो वो एक तो बनाएगा पूरी 14 की रेंज की, ठीक है। दूसरी वाली जो बनाएगा वो हाइब्रिड बनाएगा, वो 15 लेगा, 14 लेगा, ठीक है। ये मेरा स्टेप 1 है। इसको पूरा तुम लोग क्या बोलो, जेनेटिक्स की तरह लो, ठीक है। जेनेटिक्स की तरह लो कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन करवा रही हूँ, अगर मैं उसका कन्वर्जन करवा रही हूँ, तो एक तो होगा मेरा प्योर फॉर्म जिसको हम लोग होमोजाइगस कहते हैं, ठीक है। इसको होमोजाइगस पकड़ लो, ये वाला जो है ना इसको होमोजाइगस पकड़ लो, और ये वाला क्या है? ये हेट्रोजाइगस है, तो इसको हेट्रोजाइगस पकड़ लो, क्योंकि ये हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड है, दिख ही रहा है हाइब्रिड है, फिर भी लिख दिया मैंने हाइब्रिड है, ठीक है। तो जब सेकेंड स्टेप आता है वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? मेरा एक होमोजाइगस है, 3 मेरे हेटेरोजाइगस है, 3:1। तो अगर मैं लाइट की बात करूँ तो लाइट मुझे घंटा मिला, 0 मिल गया मुझे लाइट। हाइब्रिड में को कितना मिला? 3 मिला मेरे को हाइब्रिड, मतलब 75%। हैवी में तो कितना मिला? 25%। समझे? हम लोग समझ गए, ठीक है। आज इतनी देर तक रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत लंबी वीडियो बना दी है, और इस वीडियो को काट छाट के थोड़ा बहुत छोटा इधर उधर थोड़ा फास्ट भी कर देंगे। तो इसको तुम लोगों को फिर से ज़्यादा 0.5x में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको 0.5x में करके ही अपलोड करूँगी। तो तुम लोग इसको अगर 1 में कर सकते हो तो कर लेना, और अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करना। चैनल अगर अच्छा लग रहा है, अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और ये जो PDF है तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि PDF मिलेगा, पर हाँ PDF बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, क्योंकि मैं सब कुछ एक ही PDF में रखना चाहती हूँ,
इधर उधर नहीं करना है मेरे को। और अगर हैंडराइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ 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 वो कमेंट करके बताना टेक्स्ट में करना है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास एक टैबलेट है और टेक्स्ट में करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर तुम लोग के लिए चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।